क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट के इससे पिछले पार्ट में हमने देखा अम्ल एवं क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में, जिसमें कि अम्ल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। साथ में यदि अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट उदाहरण के तौर पर इसके साथ अभिक्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। इसी प्रकार से यदि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो लवण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, सेम जैसे कि धातु बाइकार्बोनेट के साथ देता है। और यदि अम्ल करता है अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों के साथ तो वो लवण के साथ जो है वाटर देता है। और अंततः यदि अम्ल जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो हम जानते हैं कि वह लवण तथा जल देता है और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये सब जो है हमने पढ़ा था इससे पिछले पार्ट में। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो अम्ल व क्षार होते हैं इनके रासायनिक गुण होते हैं और वे अभिक्रिया करते हैं अलग अलग तत्वों के यौगिकों के साथ। जैसे कि जब क्षारकों की अभिक्रिया धातुओं के साथ होती है तो वो भी हाइड्रोजन गैस देता है। बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट के साथ क्षारकों की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। साथ में यदि क्षारक जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण और जल देते हैं। और जब क्षारक जो हैं अधात्विक ऑक्साइड जैसे कि CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल देता है। तो अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या कहा। तो यहाँ पर हम इससे पिछले पार्ट में इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो आपके जितने भी कन्फ्यूज़न हैं अम्ल और क्षारकों के यहाँ पर रासायनिक गुणों से संबंधित वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस पार्ट में अगले पार्ट में। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। मैं हूं पवन रावत और हम यहां पर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें कि हम जो हैं काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं इससे पिछले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। ये है थर्ड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्लों व क्षारकों की समानताएं। तो जो जितने भी सारे के सारे जो आपके अम्ल होते हैं वे हमेशा अपने जलीय विलयन में देते हैं H+ आयन, जबकि जितने भी क्षारक होते हैं वे देते हैं OH- आयन। जब कोई अम्लीय क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये वहाँ पर क्या हो जाते हैं, तनुकृत हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं डाइल्यूट हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं हल्के हो जाते हैं। अर्थात उदाहरण के तौर पर हम समझें, माना हमारे पास एक जूस का ग्लास है जिसमें कि हमने प्योर जूस भरा हुआ है। यदि हम उसमें पानी डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो हो गया है तनुकृत, या कह सकते हैं डाइल्यूट। अम्ल और क्षारकों के केस में हम ये भी देखते हैं कि जो अम्ल व क्षार बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होते हैं। तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें पानी के साथ मिलाया जाता है, अर्थात तनुकृत किया जाता है। जल में मिलाने के बाद जो इनके आयन की सांद्रता है वो H3O+ अम्लों के साथ या फिर OH- क्षारकों के साथ प्रति इकाई आयतन में उसके कमी आ जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी सांद्रता है, जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसको आप जूस में चीनी की तरह ले सकते हैं कि जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं तो अब जो है अगर हम प्रति इकाई आयतन की बात करें तो यहाँ पर जो है चीनी की मात्रा कम हो जाती है और ये कम मीठा होने लगता है। तो यहाँ पर भी प्रति इकाई आयतन में आपके H3O+ और OH- में कमी आ जाती है जैसे ही हम अम्लों एवं क्षारों को पानी में मिलाते हैं। अब बात करते हैं क्षार व अम्लों की प्रबलताओं की। तो जैसे कि हमने देखा कि अम्ल और क्षारों को हम अलग अलग सूचकों के माध्यम से पहचान सकते थे कि भाई किसी भी पदार्थ में वह अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। इसके लिए हमने विभिन्न सूचकों को देखा, लेकिन वे सूचक ये नहीं बता पा रहे थे कि कौन सा जो अम्ल है वह अधिक सांद्र है या कौन सा जो है
कम जो है सांद्र है। तो इसके लिए यहाँ पर इनकी प्रबलताओं को ज्ञात करने के लिए हम एक सार्वभौमिक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी क्षार और अम्ल की जो प्रबलता होती है वो करती है डिपेंड उसके H+ और OH- आयन पर। यानी कि ये कह सकते हैं कि उसके जलीय विलयन में जितने अधिक H+ आयन होंगे वह उतना अधिक अम्लीय होगा, जितने OH- आयन होंगे वह उतना क्षारीय होगा। यानी कि प्रबलता डिपेंड करती है H+ आयन्स और OH- आयन्स पर। अब जो है इनकी प्रबलताओं को ज्ञात करने के लिए हम एक सूचक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है सार्वभौमिक सूचक। ये सार्वभौमिक सूचक जो है वह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। तो ये करता क्या है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह एक सार्वभौमिक सूचक का उदाहरण है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं विभिन्न रंगों के साथ इस सूचक को बताया गया है। अब बात करते हैं पीएच स्केल की। तो यही वह सूचक है जिसमें कि जो सूचक है उसमें एक स्केल होता है जिसको कि पीएच स्केल बोलते हैं। तो ये स्केल क्या करता है ये अब हम समझते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित जो H+ आयंस होते हैं उनकी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए, या कह सकते हैं गाढ़ेपन को ज्ञात करने के लिए हम एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है पीएच स्केल। जहां पर पीएच जो है इसका यहाँ पर इसको लिया गया है पुंसास, जो कि एक जर्मन का शब्द है, और इसका जो मतलब होता है वह होता है पावर, यानी कि शक्ति, कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है उस पर यह डिपेंड करता है। तो पीएच अगर आपका, पहली बात तो जो पीएच स्केल होता है वह होता है 0 से 14 तक, और अगर जो पीएच है वह क्या हो जाए 7 हो जाए तो हम कहेंगे कि यह जो विलयन है वह है उदासीन। अगर पीएच हो जाए 7 से कम तो कह सकते हैं कि यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, और पीएच अगर हो जाए 7 से अधिक तो वो हो जाता है क्षारीय प्रकृति का। तो इस तरीके से जो है आपका एक पीएच स्केल होता है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि इसमें पीएच मान का को ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस तरह के एक स्केल जिसमें कि बीच में है आपका 7, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और पहुँच रहा है 14 तक। तो इस स्केल में जो है आपके अगर 7 पर होगा तो वो होगा उदासीन विलयन, यानी कि जिस विलयन का पीएच मान 7 या 7 के पास होगा तो वह उदासीन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर जो हमारा वाटर होता है, पानी होता है, वह उदासीन होता है। उदासीन का अर्थ है न तो वह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और न ही क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसी के साथ साथ जो हमारा शरीर है वो भी 7.8 जो है पीएच परास का होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें 0 से लेकर के 7 तक की, तो यानी कि 7 से अगर हम पीछे की तरफ चलें 0 तक चलें, तो अगर पीएच मान इस प्रकार का होगा तो ये कह सकते हैं कि ये जो होते हैं अम्लीय होते हैं, एसिटिक नेचर के होते हैं, जिनका पीएच जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो तो वो होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के। और जिनका पीएच है 7 से अधिक यानी कि 14 तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वो हो गए आपके क्षारीय प्रवृत्ति के। तो इस प्रकार से यह एक पीएच स्केल होता है जिसमें अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति का पता चलता है। अब यहाँ पर दो ग्राफ बनाए गए हैं कि किस प्रकार से हम द्रुबल और प्रबलता का पता करते हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि द्रुबल अम्ल और प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, तो द्रुबल अम्लों के उदाहरण हमको पता थे कि CH3COOH जो कि एसिटिक एसिड जो है, इसी प्रकार से H2CO3, तो ये द्रुबल अम्ल होते हैं। और इनकी जो H+ आयन सांद्रता होती है वो क्या होती है, कम होती है। और H+ सांद्रता के बढ़ते क्रम में जिनकी अधिक होती है वे कहलाते हैं प्रबल अम्ल। उसके उदाहरण हैं आपके HCl, H2SO4, HNO3 और भी बहुत सारे अम्ल जो कि क्या होते हैं, जिनकी H+ आयन सांद्रता अधिक होती है, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। या ये कह सकते हैं कि इनमें जो है क्या होती है, H+ आयन ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जबकि CH3COH जो है इसमें जो है H+ आयन जो हैं वे कम मात्रा में होते हैं। इसी प्रकार से
हम बात करेंगे OH जो आयन है इनकी मात्रा की, तो वो ये बात है क्षारकों की। तो जो द्रुबल क्षार होते हैं जैसे कि NH4OH जो है, तो इसमें जो है यह द्रुबल क्षार होता है क्योंकि जो इसमें OH आयन की सांद्रता है वो कम है, जबकि NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इन सब में जो क्या है OH आयन की मात्रा की जो सांद्रता है वह अधिक है, इसलिए ये कहलाते हैं प्रबल क्षार। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ ही गए हैं कि 7 से कम होगा यदि आपका pH वैल्यू, तो यानी कि वह क्या है अम्लीय प्रकृति का बढ़ता हुआ क्रम है, और यदि 7 से 14 के तक है तो यह है बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति, अर्थात कि जिसका 8 होगा, 9 होगा तो वह कम क्षारीय होगा, जबकि जिसका 15 होगा और 16 pH होगा या यहाँ पर तो सॉरी जिसका जो होगा pH 13, 12 होगा तो उसका जो क्षारकता होगी वह क्या होगी अधिक होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर अम्लीयता को अगर लें तो जिसकी अम्लीयता 1 है, 2 है तो वो प्रबल अम्ल होंगे, जबकि जिसकी क्या है 6 है, 5 है तो वो द्रुबल अम्ल होंगे। तो इस प्रकार का हम आपको समझना है। तो ये है आपका पीएच स्केल। अब बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या क्या है। तो पौधे एवं जो पशु होते हैं वो भी क्या होते हैं पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे हमारा शरीर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसका जो पीएच होता है वह 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। वर्षा के जल का जो पीएच मान अगर क्या हो जाए 5.6 से कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। जो एसिटिक रेन होती है वह क्या होती है, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में जैसे कि मिट्टी है, हमारा जो बगीचा है, अगर उसके पीएच का वैल्यू जो है उसमें वेरिएशन आ जाता है, वह कम या अधिक हो जाता है, तो इसका भी उपज पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो जाता है तो किसानों को उसमें आवश्यकता अनुसार अम्ल या क्षारीय पदार्थ मिलाने पड़ते हैं मिट्टी के पीएच को बरकरार रखने के लिए। साथ में किसान अलग अलग फसलों को बोकर भी मिट्टी की पीएच को मेंटेन रखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारे पाचन तंत्र का जो पीएच होता है उसका भी बहुत अधिक प्रभाव है। तो जो हमारा पेट है उसमें होता है, आप पहले से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। तो यह क्या करता है, यह भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो कभी कभी क्या हो जाती है गैस यानी कि अपच की स्थिति होती है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है हमारे पेट में अधिक मात्रा में HCl का उत्सर्जन होना। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पेट में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। तो इस दर्द को कम करने के लिए हम क्या खाते हैं, हम दवाई खा लेते हैं, या घरेलू उपचार के तौर पर भी हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जो कि क्या होती हैं बेसिक नेचर की होती हैं। तो उस प्रक्रम में हम एंटासिड्स जो दवाइयां हैं उनको लेते हैं, या फिर हम क्षारकों का इस्तेमाल करते हैं उस दर्द को या उस जलन को कम करने के लिए। तो कुछ एंटासिड जो है वह उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, इसको हम लेते हैं दवाई के रूप में, जिससे कि जो हमारे पेट में जो गैस की समस्या है वह समाप्त हो जाती है, और जो अम्ल है वह क्षार के साथ अभिक्रिया करके वहाँ पर उदासीन हो जाता है। बात करते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय की, यानी कि जो पीएच वैल्यू है अगर वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है तो हमारे दांत भी खराब हो जाते हैं। तो मुँह का जो पीएच मान है वह अगर 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांत हो जाते हैं खराब। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो पीएच वैल्यू है उसको 5.5 तक ही मेंटेन रखना है। तो इसीलिए आप जानते होंगे कि पहले लोग जो है राख से या कोयले से या फिर बहुत सारे जो पौधे हैं उनकी टहनियों से अपने दांतों को साफ किया करते थे, क्योंकि जो वो चीज़ें थी बहुत ही क्षारीय प्रकृति की, तो उससे जो हमारा जो दांतों का जो पीएच वैल्यू है वह मेंटेन रहता था। लेकिन वर्तमान समय में हम क्या करते हैं,
पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं विभिन्न प्रकार के, वो भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं और उनसे भी दांतों की अम्लीयता को वहाँ पर मेंटेन रखा जाता है। तो जो हमारा दांतों का जो इनेमल होता है, जो दंत वलक होता है, वह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। अब आप जानते हैं कि जो ये इनेमल है यह हमारे शरीर का जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह कभी जल में भी नहीं घुलता है, लेकिन पीएच के मान का 5.5 से कम होने के कारण इतना कठोर भाग भी क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, खराब हो जाता है और हम बोलते हैं कि दांतों पर कीड़ा लग गया है। लेकिन असल में होता क्या है कि हमारे दांतों का जो पीएच वैल्यू है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वहाँ पर जो है एसिटिक नेचर वो उसका बन जाता है, तो वो दांतों का क्षरण कर देता है। तो इसके लिए हमको नियमित रूप से यहाँ पर क्या करना चाहिए, दांतों की सफाई रखनी चाहिए और अधिक से अधिक क्षारकों का इस्तेमाल करके दांतों के पीएच को मेंटेन रखना चाहिए। अब बात करते हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे जो पशु और पौधे होते हैं वे विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, अम्लों का यहाँ पर उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि मधुमक्खी का जो डंक होता है वह भी क्या करता है, एक अम्ल को छोड़ता है, जिसके कारण क्या होती है, बहुत ज़्यादा दर्द एवं जलन होता है। तो इस डंक को असर को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके इससे आराम मिलता है। नेटल आप जानते होंगे एक घास होती है, इस घास का जो डंक होता है उससे भी जो क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल उससे छोड़ा जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा तेज जलन होता है, दर्द होता है। तो इसका इलाज क्या है कि इस पर डॉक पौधे की पत्तियों को रगड़कर इसका इलाज किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि जो ये डंक था पौधों का, पशुओं का, वो था अम्लीय प्रकृति का। तो इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा या फिर डॉक पौधे का इस्तेमाल किया, जिससे कि अम्ल और क्षार ने आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप एक लवण बनाया, जिससे कि वहाँ पर दर्द अनुभव कम हुआ। तो बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत हैं, कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं, जैसे जो सिरका होता है उसमें होता है एसिटिक अम्ल, जो संतरा या फिर नींबू होता है उसमें होता है सिट्रिक अम्ल, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, जो दूध और दही होता है उसमें होता है लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार से जो चींटी का डंक होता है, नेटल का डंक होता है, उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। विभिन्न स्रोत जो हैं इन अम्लों के वे क्या क्या हैं प्राकृतिक स्रोत, तो उनको आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लवणों का पीएच वैल्यू जो है वह किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो अगर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक है तो उदासीन लवण बनेगा, जिसका पीएच वैल्यू होगा 7। लेकिन यदि प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, तो मैंने बोला था जो भी प्रबल होता है उसका प्रभाव होता है, तो यहाँ पर जो है अम्लीय लवण बनेगा, जिसका पीएच वैल्यू जो होगा वह 7 से कम होगा। जबकि यदि प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है तो वह जो लवण है वह क्षारकीय प्रवृत्ति का बनेगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पर हम जान गए हैं बहुत सारे पीएच वैल्यूज़ के जो हैं उपयोग। तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं साधारण नमक से जो रसायन बनते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको हमेशा के लिए याद रखना है। तो अभी तो हम इसको थोड़ा सा इसी प्रकार से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो हम इसको आपको सामने पर वाइट बोर्ड एनिमेशन की हेल्प से भी समझाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम देखते हैं तो साधारण नमक के जो रसायन हैं वे हैं आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनके सबके जो हैं रासायनिक नाम भी यहाँ पर दे रखे हैं, NaOH, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये इनके नाम हैं, इनके नाम, इनके सूत्र, इनकी बनावट, ये कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो क्या किया, आपके पास था नमक यानी कि NaCl। NaCl को क्या किया गया, इसका जो जलीय विलयन है उसमें आपने क्या किया,
यहाँ पर विद्युत प्रवाहित की। तो विद्युत प्रवाहित करने से आप देख पा रहे हैं चित्र में, तो इसमें क्या हो गया, वियोजन के फलस्वरूप जो है एक जगह पर कैथोड और एनोड में आपके क्लोरीन और हाइड्रोजन गैसेस अलग हो गई और यहाँ पर बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। एनोड पर जो है वह क्लोरीन गैस, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और कैथोड के पास NaOH प्राप्त हो जाता है। इसका उपयोग H2 का उपयोग होता है ईंधन में, क्लोरीन गैस का उपयोग होता है जल को स्वच्छ करने में और PVC, CFC इनमें का उपयोग होता है, जबकि HCl का उपयोग आपके जो स्टील की सफाई करने में या फिर औषधियों को बनाने में होता है। NaOH जो होता है यह धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए होता है, साबुन और कागज़ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये यूजेस भी हमको याद रखने हैं। तो क्लोरीन और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो इससे बन जाता है विरंजक चूर्ण। जो अगला है, इसका जो है हम घरेलू विरंजन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं या कपड़ों को रंगने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये विरंजक चूर्ण क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो जब क्या किया जाता है, शुष्क बुझा हुआ चूना, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप चूने को जो चट्टानों से प्राप्त हुआ है उसको पानी में पानी डालते हैं तो वो चूना बुझ जाता है। तो पहले वो होता है CaO, जब उसमें H2O मिलाया जाता है या H2O में वो मिलाया जाता है तो वो चूना बुझ जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ये बन जाता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कहा जाता है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण और H2O आपको प्राप्त हो गया है। तो इसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, यानी कि उन पे कलरिंग करने के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ में पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है विरंजक चूर्ण के उपयोग, उसको बनाने की विधि और उसका रासायनिक सूत्र, सब कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। तो ये बनता कैसे है, तो जब आपका NaCl, H2O, CO2 और NH3 आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम जो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा यहाँ पर बनता है। यह एक द्रुबल असंक्षारक क्षारक होता है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। ये त्रिभुज जो बना रखा है ये है क्या, गर्म करने पर यानी कि हीट देने पर, तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बन जाता है और H2O और CO2 गैस यहाँ से प्राप्त हो जाती है। अब इसका जो उपयोग हम देखेंगे तो इसके उपयोग जो हैं काफ़ी सारे हैं। इसका जो उपयोग होता है वो होता है बेकिंग पाउडर को बनाने में। बेकिंग सोडा में जब हम टार्टरिक अम्ल को मिलाते हैं तो ये जो है बेकिंग पाउडर बन जाता है, जिसका इस्तेमाल हम बेकरीज में करते हैं, बिस्किट वगैरह बनाने में करते हैं। इस अभिक्रिया से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके कारण जो पाव रोटी है या फिर केक है उसमें खमीर उड़ जाता है और वह बन जाता है स्पंजी हो जाता है। यह एंटासिड का एक घटक होता है, यानी कि इसका इस्तेमाल जो है एंटासिड बनाने के लिए भी किया जाता है। एंटासिड क्या होते थे, जो कि एसिडिटी को ख़त्म कर दें, यानी कि पेट में जो जलन है उसको ख़त्म कर दें, तो उनको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धोने का सोडा या कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को यहाँ पे पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो आपका जो सोडियम कार्बोनेट है उसका क्रिस्टलीकरण किया गया तो ये आपका बन गया है सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे 10 जो हैं परमाणु हैं हाइड्रोजन के। इसका उपयोग जो है आपको इन रासायनिक अभिक्रियाओं को अच्छे से याद कर लेना है, इसके उपयोग याद कर लेने हैं, इसका रासायनिक समीकरण याद कर लेना है। तो इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग होता है बोरेक्स के उत्पादन में। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई करने में भी होता है और साथ में जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसके इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लंबी ना हो,
इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको तेज़ी से बोलना पड़ रहा है, लेकिन अगर चीज़ें समझ में ना आएँ तो हम इसके लिए आपके लिए अन्य पार्ट ला सकते हैं, जिसमें कि हम इसको बहुत ही डिटेल में और आराम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स का नाम है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है इसको POP भी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो कभी चोट लगती है, हड्डी क्रैक हो जाती है, तो उसमें जो है इसी का इस्तेमाल किया जाता है, POP का। इसके साथ साथ आपने अब छतों पे देखा होगा, छतों पे भी जो क्या किया जाता है, फॉर सीलिंग की जाती है, तो वहाँ पर भी POP का इस्तेमाल होता है। तो ये बनता कैसे है, तो जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इससे यह क्या कर देता है, जल के अणुओं को त्याग देता है और वहाँ पर बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो अभी हमने आपको बताया है। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही तरह से जोड़ने में किया करता है। इसका उपयोग खिलौनों को बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, या फिर आप फॉर सीलिंग करने में, छतों को के जो निचली सतह है उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। अब है क्रिस्टलन का जल। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कि आपका कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर 5H2 है, तो इसमें क्रिस्टलन का कौन सा है, 5 अणु जो हैं इसके हैं। ऐसे ही Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में जो हैं 10 क्या हैं, इसके अणु क्या हैं, क्रिस्टलन के हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इजी हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले अगर आप अपनी NCERT बुक से पढ़ते हैं तो वो काफ़ी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर जो आपको PDF दिखाई जा रही है, यह है इसके नोट्स के रूप में, काफ़ी ईजी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यदि आपको प्रयास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अब जो है इस वीडियो की जो PDF है वो आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम अकाउंट से, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।